नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित खरोदिया टर्न ऑन हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने छठी कक्षा एनसीईआरटी इतिहास विषय की सीरीज़ आरंभ की है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज में। प्यारे बच्चों, आप ही की तरह एक और छात्र है जो यहाँ पे किताब में सवाल कर रहा है, तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने की तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? ऐसी बात नहीं थी। तो प्यारे बच्चों, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो प्यारे बच्चों, ये किताब में ये अंडरलाइन कर लें कि आखेटक खाद्य संग्राहक उन्हें कहते हैं जो भोजन आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देश में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज़ होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुमने ऐसे गुण का और ज्ञान हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय जब एक से दूसरी जगह घूमते थे, उनके 4 कारण हो सकते। तो आइए जानते क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता। तो प्यारे बच्चों, पहला कारण तो ये हो गया। और दूसरा कारण ये है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। प्यारे बच्चों, दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो जानवर हैं या हिरण है, कोई कुछ मवेशी होंगे, वो अपना चारा ढूंढने के लिए एक से दूसरी जगह, अगर एक जगह में चारा ख़त्म हो जाए तो वो दूसरी जगह जाते होंगे, तो उन्हीं का शिकार करने के लिए इंसान, मानव, उन्हीं के पीछे पीछे शिकार करने के लिए एक से दूसरी जगह जाते होंगे। ये दूसरा कारण हो सकता है। और तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा कारण ये हो सकता है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण ये हो सकता है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन रहना संभव नहीं है, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी सूखता, कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ ये स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। दोस्तों, चौथा कारण ये हो सकता है कि
जीवित रहने के लिए पेड़ पौधे ही क्या, हम प्राणियों को भी जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ नदियाँ नाले और झरने मौसम पे ही डिपेंड होते हैं, मौसम के अनुसार ही होते हैं, बाद में सूख जाते हैं। तो अगर एक जगह में ऐसी ऐसी जगह में जब इंसान रहते हैं तो वो पानी की तलाश में एक से दूसरी जगह जाएंगे और वो पैदल ही यात्रा करते होंगे। तो चौथा कारण ये हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब आप ये बताइए कि तुम स्कूल कैसे जाते हो। तुम अपने घरों में स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है। अगर तुम बस या बाईसाइकिल में जाओगे तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमें पता लग गया कि आरंभिक मानव एक से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे, पर अब हमें उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो आइए पढ़ते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग अखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। तो प्यारे बच्चों, पुरातत्वविद मैंने पिछले अध्याय में आपको पढ़ाया था कि पुरातत्वविद कौन होते हैं। पुरातत्वविद जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, सिक्के, उस प्राचीन काल में जो सिक्के, जो खुदाई में जो भी सामान मिला है उसका अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को पुरातत्वविद कहा जाता है। जिनका निर्माण और उपयोग अखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। प्यारे बच्चों, ये जो चित्र दिए गए हैं, यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाइए जिसमें से इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। आप कारण सहित उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये चित्र देखिए, यहाँ पे क, ख, ग, घ और ड में चित्र दिए गए हैं। ये सभी पत्थर के औजार हैं। ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं। ये जो क है, ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं। और ख, इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। क के कई हजार सालों बाद जो ख में औजार हैं पत्थरों के, ये कई हजार सालों के बाद बनाया गया। और ग इनके और बाद बनाए गए लगभग। और जो घ में औजार बताए गए हैं, इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। लेकिन आरंभिक मानव उसे कहते हैं जब मानव की उत्पत्ति हुई। तो आरंभिक मानव के बारे में हम कैसे जानेंगे। उन्होंने जो औजार बनाए थे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सिक्के नहीं मिलेंगे हमें खुदाई में, क्योंकि आरंभिक मानव का पहला कार्य, उन्होंने सिक्के वगैरह नहीं चलाए थे उस टाइम। उन्होंने सिर्फ पत्थर के औजार बनाए थे और वो अपना जीवन यापन के लिए कंदमूल, जड़ों इत्यादि, फल इत्यादि खाकर अपना जीवन यापन करते थे। आरंभिक मानव ने अभी, प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने ये योग्य ये बात है कि यहाँ पे अभी ना तो आग की खोज हुई है और ना ही इन्हें खेती करना आती है, कृषि करना आती है। तो ये आरंभिक मानव थे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं कि रहने की जगह निर्धारित कैसे करते थे। प्यारे बच्चों, ये मैप दिया गया है। इसमें लाल त्रिकोण वाले स्थान बेपुरा स्थल हैं जहाँ पर अखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर अखेटक खाद्य संग्राहक रहते हैं थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। प्यारे बच्चों, ये आपके सामने मानचित्र है। यहाँ पे कुछ प्राचीन स्थल हैं जैसे बुरझोम, मेहरगढ़ तो अभी पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे भी आरंभिक मानव की खोज हुई। महागढ़ा, चिरांद, दाऊजली हेंडिंग, हल्लूर, पय्यमपल्ली, ये आरंभिक मानव की खोज किए गए कुछ स्थल हैं। आरंभिक मानव की खोज में खुदाई में मिले कुछ स्थल हैं। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब ये एक प्रश्न ये उठता है कि उद्योग स्थल क्या किसे कहते हैं।
उद्योग स्थल वे स्थल हैं जहाँ लोग पत्थरों के औजार बनाते थे। ये आरंभिक मानव के उद्योग स्थल हैं। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि उद्योग स्थल कहते हैं। उद्योग स्थल किसे कहते हैं? जहाँ पे लोग आरंभिक मानव जहाँ पे पत्थरों के औजार बनाया करते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता है। अब आवासीय और उद्योग स्थल किसे कहते हैं? आवासीय और उद्योग स्थल वो हो गए जहाँ पे आवास भी करते हैं, जहाँ पे लोग रहते भी थे। जब ज़्यादा टाइम तक एक ही जगह में उद्योग स्थल औजार वगैरह बनाएंगे तो वो आवासीय उद्योग स्थल हो जाएंगे। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये चित्र दिया गया है। ये भीमबेटका की गुफाएं हैं जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलते हैं जो नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या प्यारे बच्चों, आप ये बता सकते हैं कि लोगों ने ऐसी ही गुफाएं क्यों चुनी आरंभिक मानव में? तो जैसे कि हमने पढ़ा कि बारिश, अब मौसम चेंज होता जाता है तो बारिश से बचने के लिए उन्हें छत चाहिए। लेकिन आरंभिक मानव अभी तो घर बनाना नहीं जानता था, मकानों का निर्माण नहीं किया था अभी उसने। तो जो गुफाएं, प्राचीन गुफाएं थी, जो प्राकृतिक रूप में बनी गुफाएं थी, तो उनमें रह लेते थे। कई बार इसके पश्चात आप आगे ये पढ़ेंगे कि कुछ गुफाएं खुद काट कर बनाई गई थी और आगे वो गुफाओं में क्या करते थे, किस प्रकार जीवन यापन करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्री और नदी तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। तो प्यारे बच्चे, ये तो थे कि पुरास्थल किसे कहते हैं। अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? आवास, उद्योग स्थल, आवास और उद्योग स्थल, या अन्य? प्यारे बच्चों, अब आइए आगे पढ़ते हैं कि पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे। हमने ये तो देखा कि हमें खुदाई में इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई में मिले कुछ पाषाण काल, आरंभिक मानव के कुछ औजार मिले जो पत्थर के बने हुए हैं। पाषाण पत्थर को कहते हैं। तो पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे, इसके लिए अपनाई गई 2 तकनीकों में से एक तकनीक यहाँ दर्शाई गई है। ये चित्र देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पत्थर को पत्थर के ही द्वारा काटा जाता है, नुकीली बनाया जाता है ताकि उससे कुछ काटा जा सके या जंगली जानवरों का शिकार किया जा सके। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पाषाण औजारों का निर्माण कैसे हुआ? पाषाण उपकरणों को प्राय 2 तरीकों से बनाया जाता था। पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर तब तक शल्क निकाले जाते थे। शल्क प्यारे बच्चों जो उसके टुकड़े होते हैं, पत्थर के टुकड़े, तब तक निकाले जाते थे जब तक वह अपने उस आकार में नहीं आ जाता जब कि उपकरण बन ना जाए। और दूसरे तरीका था दबाव शल्क तकनीक। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते, जिसे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। अब प्यारे बच्चों, इस दूसरा तरीका ये था कि एक पत्थर को ज़मीन में रखा जाता था, कठोर पत्थर के ऊपर ही, जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनके ऊपर रख के, और ऊपर से छोटे पत्थर से या हड्डी से तोड़ा जाता था, शल्क निकाले जाते थे। शल्क मैंने आपको बताया कि टुकड़े, उसी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े निकाले जाते थे और उससे
हथौड़ी टाइप में, हथौड़ी नुमा पत्थर के शल्क निकाले जाते थे और जिससे कि उपकरण बनाए जा सके, औजार बनाया जा सके। ये तो दोस्तों हमने पढ़ा कि पाषाण औजारों का निर्माण कैसे हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि आग की खोज कैसे हुई। ये मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाएं देखिए, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये था कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। प्यारे बच्चों, ये जो कुरनूल की गुफाएं हैं मानचित्र में बताई गई, यहाँ पे जब पुरातत्वविद गए थे, जब उन्होंने पुरातत्वविदों ने इन गुफाओं की खोज की तो उन्हें यहाँ पे कुछ राख राख मिली। तो राख का क्या मतलब है कि अगर राख मिली तो उन जो आरंभिक उस गुफा में जो लोग रहा करते थे उन्हें आग जलाना आती थी। राख यही है कि आग जलाएंगे तो राख निकलेगी। तो हमें इससे ये ज्ञात हुआ, पुरातत्वविदों से हमें जानकारी ये प्राप्त हुई कि आरंभिक मानव ने आग जलाना सीख ली थी। आग का उपयोग क्यों करते थे? या तो वो प्रकाश रोशनी के लिए, रात को अंधेरे में रोशनी के लिए आग का उपयोग करते थे, या वो जो शिकार करके लाते थे। अब शिकार, आरंभिक मानव तो पहले शिकार करके कच्चा मांस खाया करता था, जब उसने आग जलाना सीख ली तो हमें ये मालूम हुआ कि वो मांस पकाकर खाने लगे थे। और तीसरा ये है, और तीसरी बात यह है कि खतरनाक जानवरों को, अब जब गुफाओं के बाहर आग जलाएंगे तो खतरनाक जानवर आग से दूर भागते हैं, तो वो आरंभिक मानव को कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का उपयोग किया जाता था। हम आग का उपयोग क्यों करते हैं? आग के उपयोग से खाना बनाया जाता है। आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखी होंगी जहाँ पे आग के उपयोग से कई औजार बनाए जाते हैं, मशीनें बनाई जाती हैं, ईंटें बनाई जाती हैं, जिससे हमारे मकान बनते हैं। और भी कई उदाहरण होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगे, भेड़ बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। प्यारे बच्चों, 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में परिवर्तन आने लगे थे। जलवायु, जब मौसम में परिवर्तन आने लगा तो गर्मी बढ़ने लगी थी। और गर्मी के कारण क्या हुआ कि घास के मैदान बनने लगे। गर्मी से पहले जो थे उस टाइम घास के मैदान कम हुआ करते थे, लेकिन गर्मी बढ़ने से अब घास को जब धूप लगेगी तो वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो गर्मी के कारण घास के मैदान बनने लगे और उसी के कारण जो घास खाने वाले जानवर थे, बारहसिंगा, हिरण, भेड़ बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार किया करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। प्यारे बच्चों, तो आरंभिक हमने इसमें यह पढ़ा कि आरंभिक मानव ने बदलती जलवायु के साथ जानवरों को प्रजनन, उन्हें जब जानवरों के जो बच्चे पैदा होते हैं छोटे छोटे, जैसे हिरण के बच्चे होंगे, गाय के बच्चे, भेड़ के बकरे बच्चे होंगे, तो उन्हें इससे ये जानकारी ज्ञात हो गई थी कि ये बच्चे किस समय पैदा होते हैं और वो कौन सी जगह में रहते हैं। सारे जो भी जानवर हैं, जो घास खाने वाले जानवर, वो कहाँ रहते हैं, और वो उन्हें पालने की कोशिश करने लगे थे, पालने के बारे में सोचने लगे थे। साथ ही मछली पकड़ना भी सीख लिया था। और इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया था। प्यारे बच्चों, तो अभी हमने ये पढ़ा कि उपमहाद्वीप में गेहूँ और जौ के और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में लग गए जब महिलाओं और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। तो प्यारे बच्चों, हम इसमें ये पढ़ रहे हैं कि जो आरंभिक मानव में जो पुरुष थे, फैमिली मेंबर में जो हेड थे,
वो शिकार करने के लिए जाया करते थे, और महिलाएं और बच्चे आसपास में फल, जड़ें, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ और फल और कंदमूल इत्यादि इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे। बटोरना आरंभ कर दिया था। तो हो सकता है वो उन्होंने गेहूँ और जौ और धान को भी देखा हो, और वो इन्हें भी बटोरना आरंभ कर दिया हो। और धीरे धीरे जब वो एक ही स्थान में रहने लगे तो उन्हें इस बात का ज्ञान होने लगा कि ये गेहूँ, जौ, धान, अनाज जो प्राकृतिक रूप से उगते हैं वो कब उगते होंगे, और उन्होंने इसका ज्ञान हासिल कर लिया कि इन्हें कैसे लगाते होंगे, और वो धीरे धीरे खुद भी बनाने लग पड़े। और इस तरह आरंभिक मानव ने कृषि की खोज कर ली थी, कृषि करने लग गए थे। तो आइए पढ़ते हैं नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पुरापाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों का पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ये नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आरंभिक मानव पुरा पाषाण काल में रहा करता था। पुरा पाषाण काल उसे कहते हैं जब पत्थर से बने, जब पत्थर का उपयोग करने लग पड़े थे आरंभिक मानव, तो वो पत्थर से बने औजारों का उपयोग करने लग पड़े थे, उसे पुरा पाषाण काल कहते हैं। और इसकी ये पुरा पाषाण काल कब से कब तक था, तो ये 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व के दौरान, पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया। अब प्यारे बच्चों, पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक आरंभिक पुरा पाषाण काल, एक मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास में लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पुरा पाषाण काल कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो जब हमने अभी पढ़ा कि पर्यावरण बदलाव के कारण गर्मी बढ़ने लगी थी, घास बढ़ने लगा था और जीव जंतु, घास खाने वाले जीव बढ़ने लगे थे, तो वो कब हुआ? वो मध्य पुरा पाषाण काल में हुआ था। जो भी जलवायु में परिवर्तन आए वो मध्य पुरा पाषाण काल में आए थे, और इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। प्यारे बच्चों, जो मध्य पुरा पाषाण काल है उसमें जो पत्थरों के औजार बनाए थे वो बहुत छोटे छोटे थे। इन्हें लघु पाषाण भी कहा जाता है। जो उस टाइम जो औजार बनाए जाते थे पत्थरों के, उन्हें लघु पाषाण भी कहा जाता था। और औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरा पाषाण काल वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में आप नवपाषाण युग में के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, नवपाषाण युग का क्या मतलब होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थलों को के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। प्यारे बच्चों, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये नाम उस समय प्रचलित नहीं थे। ये तो हमने अपनी ज्ञान के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्हें नाम दिया जो अभी प्रचलित चल रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि हम पत्थर को पत्थर कहते हैं तो आरंभिक मानव भी उसे पत्थर ही कहता होगा, इसलिए हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्हें इस प्रकार के नाम दिए। तो आइए आगे पढ़ते हैं। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे, आरंभिक मानव जिन गुफाओं में रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। प्यारे बच्चों, तो शैल चित्रकला वो चित्रकला होती है जो बड़े बड़ी पत्थरों में और दीवारों में चित्र बनाए जाते हैं, उन्हें शैल चित्रकला कहते हैं। जो गुफाओं में, जो आरंभिक मानव ने गुफाओं में
गुफाओं की दीवारों में चित्र बनाए थे उन्हें शैल चित्र कहा जाता है। तो आगे पढ़ते हैं कि कौन क्या करता था। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। प्यारे बच्चों, फल फल तो आपको पता है, पर मूल होती हैं जड़ें। जड़ें, कुछ जड़ें खाने योग्य भी होती हैं, तो फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजारों और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी तो कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। तो प्यारे बच्चों, हमें पूरा श्योर नहीं है कि जो शिकार करते थे वो पुरुष ही करते थे या सिर्फ महिलाएं ही करती थी। ये तो हमें जो जो जानकारी प्राप्त हुई, हमने उसके हिसाब से पुरातत्वविदों ने कह दिया कि शायद पुरुष शिकार करने जाते हों और महिलाएं फल फूल इकट्ठा किया करती होंगी। और हो सकता है कि अलग अलग उपमहाद्वीपों में अलग अलग जगह में अलग अलग परंपराएं रही होंगी, अलग अलग रीति रिवाज रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। ये एक नॉलेज वाली बात है कि भारत में पूरा पाषाण के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र में पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इसके कुछ छिलकों का चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। तो प्यारे बच्चों, अब आपके लिए होमवर्क है कि मनकों का उपयोग क्यों किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हुसंगी का सूक्ष्म निरीक्षण। मानचित्र 2 पर देखिए, हुसंगी ढूंढिए। यहाँ पर पुरा पाषाण युग में कई पुरा स्थल मिले थे। कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में किए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरा स्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कुछ पुरा स्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। तो प्यारे बच्चों, ये अध्याय समाप्त हो चुका है। इसमें कुछ उपयोगी शब्द थे: अखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और लघु पाषाण। ये हमने आज कुछ उपयोगी शब्द पढ़े हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी जो आज हमने इस अध्याय में पढ़ी हैं, जैसे मध्य पाषाण युग 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले और नव पाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। आपका ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा ही ज्ञान आपके दोस्तों तक भी पहुंचे तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।